हेलो एवरीवन। लास्ट क्लासेस में हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर दी थी। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिस्पर्जन, विक्षेपण। जब हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, तब वहाँ पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपवर्तनांक हमने वहाँ पर लगभग कांस्टेंट ही माना था कि जो n1 और हमारा n2 था उसको हम कांस्टेंट ही मान रहे थे। लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो हमारी मीडियम पे भी डिपेंड करता है। दूसरी जो ईएम वेव जो वहाँ पर इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ या फिर उसकी फ्रिक्वेंसी, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ईएम वेव के या फिर इंसिडेंट होने वाली वेव के फ्रिक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के ऊपर जो डिपेंडेंट है उसी को बोलते हैं विक्षेपण, डिस्पर्जन है। वो लैम्बडा पे डिपेंड कर रहा है। लैम्बडा बढ़ेगा तब एन की वैल्यू क्या होगी, या फिर लैम्बडा कम होगा तब एन की वैल्यू क्या होगी, ये डिपेंड करेगा। या फिर फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा कि फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ेगी या कम होगी तो एन पे क्या इफेक्ट होगा उस पर। और दूसरी बात, यहाँ पे जिस मीडियम में ये जो डिस्पर्जन होता है उस मीडियम को बोलते हैं डिस्पर्सिव मीडियम, विक्षेपक माध्यम। और अगर किसी वेव का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर उस मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसको बोलते, वो मीडियम हमारे नॉन डिस्पर्सिव मीडियम हो गए। और ये जो डिस्पर्जन है वो 2 तरीके से होता है। विक्षेपण हमारा 2 तरीके से होता है। पहला सामान्य विक्षेपण, दूसरा होता है असामान्य। नॉर्मल और एनामुलस। एक तो हमारा नॉर्मल डिस्पर्जन होगा और एक एनामुलस डिस्पर्जन होगा। फर्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल डिस्पर्जन क्या होता है। नॉर्मल डिस्पर्जन में हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की जो वैल्यू है वो लैम्बडा की जो रेंज होगी, जैसे लैम्बडा का मान अगर बढ़ रहा है तो एन की वैल्यू कम होगी, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एन की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर ये लैम्बडा और ये एन के बीच में अगर हम ग्राफ डिनोट करें तो लैम्बडा की कम वैल्यू के लिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे लैम्बडा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे एन की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। यानी कि जो नॉर्मल डिस्पर्जन होगा उसके लिए dn/d लैम्बडा की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी। अगर हम ये हमारा क्या बता रहा है, n लैम्बडा के साथ n में परिवर्तन की दर, लैम्बडा के साथ n में परिवर्तन की दर है वो होगी हमारी नेगेटिव होगी। इसमें नॉर्मल डिस्पर्जन में अगर देखें तो यानी कि अगर लैम्बडा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो dn/d लैम्बडा की वैल्यू वो कम होगी, और अपोजिट ऐसे लैम्बडा अगर कम होगा तो dn/d लैम्बडा ज़्यादा होगा। ये हो गया हमारा नॉर्मल डिस्पर्जन। दूसरा हमारा एनामुलस डिस्पर्जन। असामान्य विक्षेपण। असामान्य विक्षेपण का बता, देखो जो हमारे इंसिडेंट होने वाले ईएम वेव की जो फ्रिक्वेंसी अगर मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स या एटम प्रेजेंट है उनकी फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है तो उस मीडियम के द्वारा उस जो ईएम जो वेव इंसिडेंट हो रही है उसका पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तब उसमें जो एन की जो वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो अचानक से बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं एनामुलस डिस्पर्जन। यानी कि यहाँ पर जो dn/d लैम्बडा होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे लैम्बडा के साथ n में जो परिवर्तन की दर होगी वो धनात्मक होगी। इसमें यही चीज़ ध्यान रखनी कि जो इंसिडेंट होने वाली जो वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी अगर इस मीडियम में जो प्रेजेंट हमारे मॉलिक्यूल्स है उसकी फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाती है तो यहाँ पर उस वेव का एब्जॉर्प्शन होता है, और लैम्बडा की जिस रेंज में ये एब्जॉर्प्शन होता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बैंड। इसके लिए अगर ग्राफ देखें तो वो इस तरीके से होगा।
यहाँ पे जैसे कोई वेव इंसिडेंट हो रही है, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल। यहाँ पर एन लैम्बडा के साथ कम हो रहा है, तो ये तो हो गया नॉर्मल वाला। और यहाँ पे जो होगा वो एनामोलस होगा। यहाँ पे यहाँ पर डी एन अपॉन डी लैम्बडा की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे डी एन अपॉन डी लैम्बडा की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये होता है हमारा एनामोलस डिस्पर्सन, असामान्य विक्षेपण। और ये जो बैंड होता है हमारा, यहाँ पे जैसे लैम्बडा की वैल्यू है लैम्बडा नॉट, और ये यहाँ से और यहाँ तक ये जो बैंड होता है वो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन बैंड। एब्जॉर्प्शन बैंड किसी मीडियम के लिए एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये जो घटना होती है ये वाली असामान्य विक्षेपण की, वो जो लैम्बडा की जो लो रेंज के लिए होती है, अल्प अवरास के लिए ही होती है। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट है इस डिस्पर्सन को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या फॉर्मूले दिए गए। तो पहला जो फॉर्मूला था वो है कोचिस का फॉर्मूला। फर्स्ट जो आता है वो है कोचिस फॉर्मूला। कोचिस फॉर्मूला होता है वो नॉर्मल डिस्पर्सन के लिए वैलिड होता है। और यहाँ जो इसने दिया था जो फॉर्मूला वो 1836 में दिया था। और यहाँ पर इसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन दिया था वो था एन स्क्वायर लैम्बडा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्बडा की पावर 4। और अगर यहाँ पर लैम्बडा की जो वैल्यू है, वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो अगर ज़्यादा होगी तो यहाँ पर इसकी पावर क्या है 4, यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर वैल्यू आएगी यहाँ पे अपॉन में। तो यहाँ पर अगर अपॉन में अगर ज़्यादा है वैल्यू तो ये जो वैल्यू लगभग 0 के इक्वल ही होगी। तो यहाँ पर इस टर्म को हम 0 के इक्वल मानेंगे। और यहाँ पर जो ए और बी और सी है ये तीनों कांस्टेंट है जो मीडियम पे डिपेंड करेंगे। इनकी जो वैल्यू होगी वो मीडियम पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ से एन स्क्वायर लैम्बडा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली टर्म नेग्लेक्ट हो गई हमारी। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी एन अपॉन डी लैम्बडा की। तो यहाँ से 2n डी एन अपॉन डी लैम्बडा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 माइनस 2b अपॉन लैम्बडा की पावर 3। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n डी एन अपॉन डी लैम्बडा इज इक्वल्स टू माइनस 2b अपॉन लैम्बडा क्यूब। तो डी एन अपॉन डी लैम्बडा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन एन बी अपॉन लैम्बडा क्यूब। यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो हम इस फॉर्मूले से पुट कर देंगे। n की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, a प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर की पावर हाफ। तो यहाँ पे डी एन अपॉन डी लैम्बडा इज इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, और माइनस हमारा साथ में है बी अपॉन लैम्बडा क्यूब। तो डी एन अपॉन डी लैम्बडा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ से हम माइनस ए की पावर हाफ को कॉमन ले ले तो यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस बी अपॉन लैम्बडा ए की पावर, यहाँ पर लैम्बडा स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हाफ। यहाँ से अगर हम a को कॉमन लेंगे तो यहाँ से a की पावर माइनस हाफ बाहर आ जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस बी अपॉन ए लैम्बडा स्क्वायर, इसकी पावर माइनस हाफ है तो यहाँ पे माइनस हाफ, और बी अपॉन लैम्बडा क्यूब एज इट इज। अब इसको बाइनोमियल फॉर्मूले से खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी एन अपॉन डी लैम्बडा इज इक्वल्स टू माइनस ए की पावर माइनस हाफ बी अपॉन लैम्बडा क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस
बी ए लैम्बडा स्क्वायर, और यहाँ पे ये 1/2 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ पे dn/d लैम्बडा की जो वैल्यू आएगी वो -a लैम्बडा क्यूब, और एक बनेगी प्लस ए से तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा b 2 लैम्बडा की पावर 5। और यहाँ पे वापस इस टर्म को, जो लैम्बडा की जो हायर पावर की जो टर्म है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो dn/d लैम्बडा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक माइनस ए की पावर -12 b/ लैम्बडा क्यूब। यहाँ पे a और b दोनों ही कांस्टेंट है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं dn/d लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू -1/ लैम्बडा क्यूब। और हमने जब नॉर्मल डिस्पर्सन की बात की थी तो वहाँ पे dn/d लैम्बडा हमारा क्या आ रहा था, <0 आ रहा था। तो यहाँ पर भी माइनस आ रहा है ना, dn/d लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू -1/ लैम्बडा क्यूब, तो ये नेगेटिव में आ रही। और ये जो कोचिज का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ नॉर्मल डिस्पर्सन उसके लिए वैलिड होगा। दूसरा ये जो विजिबल जो हमारी रेंज होगी उसी के लिए ये, अगर इंफ्रारेड की बात करें तो ये वहाँ पे ये उस रीजन में ये फॉर्मूला हमारा वैलिड नहीं होता है। दूसरा यहाँ पर असामान्य विक्षेपण को देखें तो वहाँ पर भी ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, ये इसकी लिमिटेशन थी कोशिश फॉर्मूले की। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है सेल्मियर फॉर्मूला। सेल्मियर ने जो फॉर्मूला दिया था वो दिया था 1871 में। इन्होंने ये जो फॉर्मूला दिया था वो कोचिज फॉर्मूला से बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं डिस्पर्सन के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला दिया था। यहाँ पर इन्होंने बोला था कि जो मीडियम हम ले रहे हैं उसमें जो एटम्स और जो मॉलिक्यूल है उनमें वाइब्रेशन होता है, और जब हम किसी फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी या फिर वेवलेंथ की अगर वेव को इस पर इंसिडेंट करवाते हैं तो इन एटम्स के अंदर रेजोनेंस होता है। इस रेजोनेंस के कारण ये जो है मीडियम है वो इस वेव को एब्जॉर्व कर लेते हैं। इसके कारण यहाँ पर क्या एब्जॉर्प्शन बैंड का कॉन्सेप्ट एक तरीके से आ गया। तो एब्जॉर्प्शन बैंड का कॉन्सेप्ट हमारा किस में था, असामान्य विक्षेपण में, एनोमलस डिस्पर्सन में। तो ये इन्होंने ये जो फॉर्मूला दिया था वो था n² लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 प्लस समेशन k a k लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा k का स्क्वायर। यहाँ पे जो लैम्बडा k है वो जो k है जो एब्जॉर्प्शन बैंड होगा हमारा उसकी वेवलेंथ है। तो यहाँ पर इसमें से हम अगर लैम्बडा n² लैम्बडा इज इक्वल टू 1 प्लस समेशन k एक के लैम्बडा स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम अपॉन में लैम्बडा स्क्वायर कॉमन ले ले तो हो जाएगा 1 माइनस लैम्बडा k का स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। तो यहाँ पे n² की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 प्लस समेशन k, यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर से तो लैम्बडा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1k अपॉन 1 माइनस लैम्बडा k का स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। तो n² इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस समेशन k 1k, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस लैम्बडा k का स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर की पावर -1। अब वापस इसको बाइनोमियल फॉर्मूला से खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n² इज इक्वल टू 1 प्लस समेशन यहाँ पे k और 1k 1 प्लस लैम्बडा k का स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। अब इसको हम अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस समेशन k 1k प्लस समेशन k 1k लैम्बडा k स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर।
अब ये जो टर्म है वो एक कांस्टेंट के इक्वल ही है, ए हमारा कांस्टेंट है और 1 भी हमारा कांस्टेंट है, इसको हम एक और कांस्टेंट के इक्वल माने अगर ए स्क्वायर इस यहाँ पर एन स्क्वायर और इसको एक पूरे कांस्टेंट के इक्वल मानेंगे तो ए प्लस 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर को बाहर रख देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा एक के लैम्बडा के का स्क्वायर। इस पूरे को अगर सॉल्व करके हमारे पास कोई वैल्यू आती है तो वो जैसे कि आगे किसी एक और कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं उसको, तो यहाँ पर एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्मूला है वो कोचिस फार्मूले के इक्वल है। कोचिस फार्मूला हमारा यही था, तो यानी कि जो हाई वेवलेंथ के अगर बात करें इस लैम्बडा इज ग्रेटर देन लैम्बडा के, तो वहाँ पर जो सेलमेयर का जो फॉर्मूला होता है वो कोचिस फार्मूले के इक्वल हो जाता है। और ये जो फॉर्मूला है सेलमेयर का वो असामान्य विक्षेपण और सामान्य विक्षेपण दोनों के लिए लागू होता है। कोचिस फार्मूला सिर्फ सामान्य विक्षेपण पर ही लागू होता है, लेकिन ये वाला जो सेलमेयर का जो फॉर्मूला है वो दोनों ही विक्षेपण पर लागू होता है। कोचिस और सेलमेयर फार्मूले के अलावा दो और फार्मूले भी होते हैं। एक होता है हार्टमैन फार्मूला, हार्टमैन जो फार्मूला है वो भी हमारा नॉर्मल डिस्पर्जन के लिए लागू होगा, लेकिन वो उसकी भी एक रेंज होगी फिक्स, उसी रेंज में ये हार्टमैन का जो फार्मूला है वो वैलिड होगा। तो वो हार्टमैन जो फार्मूला दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में, वो था ए प्लस बी अपॉन लैम्बडा माइनस सी। यहाँ पर ए बी और सी कांस्टेंट है और ये सिर्फ हमेशा नॉर्मल डिस्पर्जन पर ही वैलिड होगा। तो दूसरा जो फार्मूला दिया था फोर्थ फार्मूला वो था ब्रियोट फार्मूला। ये ब्रियोट का जो फार्मूला था वो भी नॉर्मल डिस्पर्जन के लिए ही वैलिड है। इन्होंने जो फार्मूला दिया था वो था 1 अपॉन एन स्क्वायर लैम्बडा के लैम्बडा स्क्वायर प्लस ए अपॉन लैम्बडा स्क्वायर प्लस बी अपॉन लैम्बडा की पावर 4। ये भी नॉर्मल डिस्पर्जन के लिए और एनामोलस डिस्पर्जन को ये यहाँ पर उसकी जो व्याख्या है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं देता है। ये जो दो फार्मूले हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे जो फार्मूला है वो सेलमेयर और कोचिस का जो फार्मूला है वो इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं।